डॉक्टर साहब, अगर बात करें आर्मी चीफ और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान होने वाली ये जो मुलाकातों के बाद हम देख रहे हैं कि माशी सरगर्मियों में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है, आप किस तरह से देखते हैं कि आर्मी चीफ का खुद मैदान में आना कितना खुशाइंद है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी है डेटे की, उसी की हाई लेवल कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद द मार्केट्स, with the domestic and with the international investor. So I think एक confidence building measure है क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो जिसे आप कहेंगे डिसरप्शन थी मार्केट्स में। डिसरप्शन से मेरा मतलब है कि अगर आप फॉर एक्सचेंज मार्केट को देखें तो आई डोंट थिंक इट वाज अ वेल फंक्शनिंग मार्केट्स, ओपन मार्केट भी और इवन इंटरबैंक भी, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इससे मेरा क्या मतलब है। सो उन्होंने एक तकवीत देने की कोशिश की है। आई थिंक दिस कुड हैव कम ईदर फ्रॉम द केयरटेकर सेटअप एज वेल और फ्रॉम द अथॉरिटीज, फ्रॉम द सिविल ब्यूरोक्रेसी। अब वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आया क्योंकि उनकी कुछ एंगेजमेंट्स आई थिंक चल रही हैं आउट ऑफ पाकिस्तान विद सऊदी अरेबिया, स्पेशली यूएई, कतर के कुछ फंड्स जो हैं वहां से अरेंज किए जाएं। तो उन्होंने एक जिसे कहेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ, उनको बताया कि वो क्या समझते हैं या क्या करना चाहते हैं। सो मैं तो इसको इस तनाजुर में देखता हूँ। देखें, इस वक्त आई मीन व्हाट मैटर्स इज व्हाट वी डू, who does it, एक interim setup है, उसमें everyone has to play their role. So you know that is where we stand. Operationally चीज़ों को in the short run भी संभालना है, चाहे वो मार्केट्स की फंक्शनिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो हमारी रेमिटेंसेस को संभालना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को संभालना हो। ये सारे काम तो करने हैं ना। एफबीआर को, टैक्स टू जीडीपी रेशियो ठीक करना है, और ये शॉर्ट टर्म में भी ये काम चलते रहने चाहिए ना, ये रुकने नहीं चाहिए। और पाकिस्तान को निहायत ही डॉलर फ्लोज की जरूरत है। ये याद रखिए कि तकवीत डॉलर फ्लोज के अलावा किसी और चीज से नहीं मिल सकती एक्सटर्नल फ्रंट पे। इसको बिल्कुल आई मीन क्लैरिटी रखें। डॉक्टर साहब, वैसे एक सवाल यहाँ पर एक आम आवाम के तहत कह लें, एक आम आवाम होने की हैसियत से जो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है वो ये आता है कि जब ये इतनी ख़राबी हम मुल्क में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि एक मुलाकात हुई और उसके बाद जो है वो एक मुस्बत रुझान मार्केट में होता नज़र आता है। तो अगर हम सिविल इदारों की बात करते हैं या हुकूमत की बात करते हैं तो क्या वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है या वहाँ पर जो है नीयत साफ़ नहीं है, क्योंकि हालात जो हैं वो अंदर से ही ख़राब होते हैं और अंदर से ही बेहतर होना शुरू हो जाते हैं? यार देखें, एक तो ये बात है कि इस वक्त जो स्पेशली चूँकि ज़्यादा आपको जो रुझान किया तब्दीली है वो करेंसी मार्केट में नजर आई है, वहाँ पे एक ओवर एक्सूबरेंसी हो गई थी। हर कोई जो है डॉलर को स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के चल रहा था, और इसलिए उसका जो आपको टर्न अराउंड है वो क्वाइट क्विक दिखाई दे रहा था। यू नो, और बहुत 9,000 अरब रुपया कैश में घूम रहा है, वो सारा प्रॉपर्टी गोल्ड से निकलकर डॉलर में जाना शुरू हुआ और डॉलर एज अ ट्रेडिंग मार्केट बन गई। तो आपको वहाँ तब्दीली दिखाई दी। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे जो अदारे हैं स्टेट अपरेटस के सारे, उनमें कॉम्पिटेंस का जो लेवल है उसको तो एनहांस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो कोई एक्सटर्नल कॉम्पिटेंस जो है वो इसको आकर जिसे कहते हैं सप्लीमेंट करना शुरू कर देती है। ये तो बात मैंने हमेशा कही है कि चाहे आपकी एनर्जी सेक्टर हो, चाहे आपकी बजटिंग हो, चाहे आपका टैक्स रिफॉर्म हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट की बीओआई हो, ये सारे अदारे जो हैं इन्होंने अगर पिछले 10, 15, 20 साल से देखें तो इनमें हम वो कॉम्पिटेंस नहीं ला सकते। डॉक्टर साहब, अभी जो करंट सिचुएशन है, आपको लगता है ये कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है या इन अ लॉन्ग रन इसका एडवांटेज होने वाला है? एक लंबे अरसे बाद हम देखते हैं कि अब जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब जाएगी। देखिए, एक तो यह है कि मईशत कलीदी तौर पे फंडामेंटल रिफॉर्म्स मांग रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एनर्जी सेक्टर बहुत बड़े रिफॉर्म मांग रहा है, पाकिस्तान को ग्रोथ मॉडल नया देना है, एफपीआर के रिफॉर्म्स करने हैं, ये तो है कलीदी रिफॉर्म्स। इन द शॉर्ट रन चीज़ों को संभालने के लिए हमें अपने डॉलर्स की जो इनफ्लो है उसको डेट साइड पे भी बढ़ाना है, आईएमएफ वगैरह सबसे पैसे लेने हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस और एफडीआई जिसकी बहुत बात आई थिंक अथॉरिटीज़ जो मिलिट्री की हैं, जनरल आसिम हैं, जो कर रहे हैं कि हम किसी तरह जो इन्वेस्टमेंट पिच करें। मसलन एग्रीकल्चर एक लो हैंगिंग फ्रूट है, मैं ये कभी वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, आप यकीन करें, बट इसके लिए मैं ज़रूर कहता हूँ 9 मिलियन हेक्टर्स हैं जो हम दे सकते हैं फार्मिंग के लिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी लो है,
क्या करना है, सीड देना है, सीड सही नहीं दे डॉक्टर साहब, पाते, क्या आपने करना है? एग्रीकल्चर की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को ही हम देख रहे हैं कि इसको सबसे ज़्यादा टैक्स से इस्तिस्ना भी दिया गया है, तो इसको टैक्स करने से फ़ायदा होगा या इस्तिस्ना से जो है फ़ायदा होगा और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी? देखिए, ये पहले तो इसकी कलीदी तौर पे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम कई ममालिक से कई चीज़ों में 1/3 पर हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 3 टन पर एकड़ कोई चीज़ बनाए और हम 1-1.5 टन बना रहे हों। और ये भी याद रखिए कि जो हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है ना, वो इसी ज़मीन से वर्ल्ड की जो यील्ड्स हैं वो ले रहा है। तो पर 95% छोटे फार्मर हैं, वो नहीं ले पा रहे। दूसरा जो आपने बात किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। 4 अरब रुपए की कलेक्शन है टैक्सेशन पे एग्रीकल्चर की लगभग। का मुल्क अगर पिछले साल 7200 अरब रुपया टैक्स देता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक 22-23% वाला सेक्टर जो है वो हमें सिर्फ 4 अरब दे रहा हो। तो इस पे भी बिल्कुल कलीदी तौर पे काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजली बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमत ने IMF के एतराज़ के बाद नया प्लान बना लिया है और ये भी फैसला जो है सामने आ रहा है कि रिलीफ के लिए IPPs के 15 अरब से ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या IMF इस प्लान पर आप समझते हैं कि रजामंद हो जाएगा? देखिए, IMF इज़ अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो स्टैगरिंग है वो अलाउ कर देगा। उस स्टैगरिंग की कोई कॉस्ट है, मेरा ख्याल है उस कॉस्ट पे कोई बातचीत चल रही है। सो लेट्स सी कि वो एग्जैक्टली क्या शक्ल IMF की तरफ से हमें आती है कि जी इस तरह कर लें, क्योंकि वो बैठे तो जैसे आपने अब कॉम्पिटेंस की बात की ना, मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का जो पाकिस्तान का ओनली IMF प्रोग्राम है वो उस टीम के साथ एंकर किया है। वहां से 10 PhD आ जाते थे, वो 8 घंटे बैठ के यही काम डेली हर सेक्टर पे करते थे। आप मुझे भी वही टीम देते, मैं IMF से बेहतर निगोशिएट करके आपको दे दूंगा। और हम करते थे ये, और वो हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं ना, हमारी तरह ही काम करते रहे हैं। Exactly. So, you know, so I think there is somehow sometimes, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव मॉडलिंग कर रहे हैं, वो बहुत मतलब नंबरों से खेल रहे हैं, तो वो चूंकि नंबरों से खेल रहे हैं तो वो कई दफ़ा हमारे नंबर्स जो हैं वो हमारा ही डेटा लेके हमें बता देते हैं कि नहीं ये तो आपने ऐसे किया, ये ऐसे नहीं होगा। बट आई थिंक समथिंग विल बी इन दी ऑफिंग, कुछ कंफर्ट वो दे देगा। IMF भी इज आवर डॉक्टर राइट नाउ, इज आवर बैंकर राइट नाउ। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क में हर साल अगर हम बात करें 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और बिजली चोरों के लिए अलग फोर्स और अदालतें बनाने का फैसला भी सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बिजली चोरों को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? तो देखिए, एक तो सॉरी जो पुरानी बात है उसमें जहाँ 200 तक के यूनिट है ना, मैं उस पर हमेशा मैंने IMF को कायल किया है कि वो हमारे लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं। मैं अब भी समझता हूँ कि उनको 2-3 महीने बिल्स को स्टैगर करना और इस तरह की चीज़ें ये अब मतलब हमेशा मानते रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि IMF इस पे मान जाएगा। अब मैंने वो फिगर देखा है जो कल अथॉरिटीज़ ने प्रेजेंट किया कि लाइन लॉसेस और जो हमारे नॉन कलेक्शन है उसमें इतना बड़ा 589 का गैप आ रहा है। अब देखिए ना, काम तो आपके करने का है ना, इसमें IMF का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी ने आके तो बाहर से नहीं करना। आप बिजली चोरी करेंगे, उसका बोझ किसी और पे जाएगा। आप अगर बिल नहीं देंगे, सर यही होता है डॉक्टर साहब, यही होता है एक्चुअली में। नई फोर्स बना देने से आपको लग रहा है कि मामला हल हो जाएंगे, बिजली चोरी रुक जाएगी? सो अगेन देखिए, कुछ चेंजेस होते हैं ऑप्टिक्स के लिए किए जाते हैं ताकि लोगों में एक ड्रावा भी पैदा हो। पर असल बात जो है ना, इन दी एंड ये है कि आपको फीडर से नीचे उतर के ना वहां तक आना है कि आपका एरिया में मैं ये अगर 20 खा रहे हैं ना और 2 नहीं दे रहे, तो मैं वो आइडेंटिफाई करके डिजिटल मैप पे ये कह सकूंगी ये 2 घर नहीं दे रहे, मैं इनकी बिजली बंद करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक पीयर प्रेशर क्रिएट हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इन दी एंड ऑटोमेशन से हल होगा। और इन दी एंड तो यार मीटरिंग जो है वो ठीक करनी पड़ेगी ना। आप कार्ड डालें, आपका मोबाइल चलता है, नहीं पैसे डालेंगे कार्ड निकाल लेंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, एक्चुअली मुझसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया, मैं तो जवाब नहीं दे पाया, तो आप एक्सपर्ट हैं, आप शायद ये बात समझा पाएँ कि बिजली के बिल की जो सूरत हाल है, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे कि लोगों की जो हालत हुई है, जो बिल जब आए हैं, तो बिजली का बिल जब आप अपने सामने देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी फ़नी नज़र आती हैं, जिसमें इजाफी टैक्स, मज़ीद टैक्स। तो ये क्या चीज़ें हैं सर? ये इस तरह के टैक्सेस, मतलब सेल्स टैक्स और GST टैक्स, ये समझ आता है, ये जो बाकी टैक्सेस हैं?
ये कुछ एक आई थिंक एक आधा कोई प्रोविंशियल टैक्स है उसमें ये आपकी बातें सब दुरुस्त हैं, ये नहीं होने चाहिए, बट चूंकि हम डायरेक्टली जाके टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते तो हम पीटीवी की 35 रुपए की फीस भी उसमें डाल देते हैं। चूंकि हम पीटीवी को कमर्शियल अदारा बना के शायद नहीं चला पाए तो हम उधर से फीस कलेक्ट करते हैं। इसी तरह ये इजाफी टैक्स, फर्दर टैक्स, ये सब चीज़ें तभी ठीक होंगी, और ये चीज़ें तो छोटी हैं, आई थिंक किसी स्टेज पे इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ऐसे ही कई दफ़ा एक सिस्टम में चीज़ें लगती चली जाती हैं। आई थिंक बिजली में अब एक और कलीदी जो रिफॉर्म है वो ये है कि ये जो बिलों का रिफॉर्म है, ये जो टैरिफ का रिफॉर्म है, ये होना चाहिए, सादा सा बिल आना चाहिए। जीएसटी तो भी रखना पड़ेगा बिकॉज हमारी डायरेक्ट कलेक्शन बहुत होती नहीं है। जी बिल्कुल, और डायरेक्ट जो कलेक्शन है टैक्स की वो बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।